एग्जामगंज में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूनियन इकोनॉमिक सर्वे के बारे में देखेंगे। आर्थिक समीक्षा देखेंगे हम 25-26 केंद्र की जो आर्थिक समीक्षा है उसको देखेंगे 25-26। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट होता है, आर्थिक मामलों का विभाग, वही इसको तैयार करता है। कौन तैयार करता है? आर्थिक मामलों का विभाग इसे तैयार करता है। ठीक है। इसको तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है आर्थिक सलाहकार की। मुख्य आर्थिक सलाहकार जो होते हैं भारत सरकार के, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे 25-26 तैयार किया गया है, उस समय मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन है। कौन है? बी अनंत नागेश्वरन है। आइए देखिए, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो बजट से एक दिन पहले संसद के पटल पे, लोकसभा के पटल पे वित्त मंत्री के द्वारा रखा जाता है। आप जानते हैं जनरली अब बजट 1 फरवरी को आ रहा है। कब आ रहा है? 1 फरवरी को आ रहा है। तो जनरली 31 जनवरी को बजट जो है प्रस्तुत किया जाता है, आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत किया जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है, इकोनॉमिक सर्वे जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। देखिए, इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया था, और इसका जो थीम था वो था पुशिंग द ग्रोथ फ्रंटियर। पुशिंग द ग्रोथ फ्रंटियर इस बार का थीम है। क्लियर है? आइए देखते हैं और भी कुछ चीज़ें देखेंगे इस सर्वेक्षण से संबंधित। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो परफॉर्मेंस के आधार पर तैयार किया जाता है। ठीक है। जबकि बजट जो होता है वो अनुमान के आधार पर तैयार किया जाता है। ठीक है। ये परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। क्लियर है? आर्थिक सर्वेक्षण परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, जबकि हमारा जो बजट होता है वो अनुमान आधारित होता है। क्या होता है? अनुमान लगाया जाता है, उसमें अनुमान आधारित होता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। बजट की बात की जाए तो बजट टर्म आपको संविधान में कहीं नहीं मिलेगा। एक अलग टर्म आता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है। जो संविधान के अनुच्छेद 12 में चर्चा किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण का। ठीक है। वही बोलचाल की भाषा में बजट कहलाता है। आइए इसके हिस्ट्री को यदि आप देखते हैं तो सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण जो है 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। इकोनॉमिक सर्वे फर्स्ट टाइम 1950-51 में आया था, और वो बजट के साथ ही आया था। आगे चल करके 1964 में इसे बजट से अलग प्रस्तुत किया जाने लगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला जो पॉइंट है देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए, अर्थव्यवस्था की जो सामान्य स्थिति है उसको आप देखिएगा तो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट की बात आप करिएगा तो फाइनेंशियल ईयर 26 में ये ग्रोथ रेट जो है 77.4% रहा है। ठीक है। और ये अनुमान लगाया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 27 में ये ग्रोथ रेट जो है वो 6.8 से 7.2% रहने वाला है। आगे देखते हैं, नॉमिनल जीडीपी जो हमारा है वो 357 यानी 357.1 लाख करोड़ रुपये जो है हमारा नॉमिनल जीडीपी रहा है फाइनेंशियल ईयर 26 में। इसके अलावे ग्रॉस बेनिफिट ग्रोथ की बात की जाए तो वो 7.3% रहा है। ग्रॉस बेनिफिट ग्रोथ जो है 7.3% रहा है। ठीक है। आगे देखिए, हम फिर आगे देखते हैं तो उपभोग एवं निवेश की बात की जाए। ठीक है। तो हमारे यहाँ देखिए, निजी अंतिम उपभोग व्यय जो है उसमें 7% की वृद्धि हुई है। क्या हुआ है? निजी अंतिम उपभोग व्यय में 7% की वृद्धि हुई है, और ये टोटल जीडीपी जो है उसका 61.5% है। कितना है? 61.5% जो है निजी उपभोग व्यय है। ठीक है। इसके अलावे देखिए, सकल स्थिर पूंजी निर्माण जो हमारे हुआ है, पूंजी निर्माण जो हमारे यहाँ हो रहा है वो 7.8% है। ठीक है।
आगे देखिए, और इसका हमारे जीडीपी में 30% हिस्सा है, यानी निजी उपभोग 61.5% और पूंजी निर्माण, सकल स्थिर पूंजी निर्माण जो है वो 30% उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। क्लियर है। आगे देखते हैं। अब हम आते हैं राजकोषीय घटनाक्रम। जब आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे जो भी राजस्व प्राप्ति हुई है उस हमारे यहाँ इस बार फाइनेंशियल ईयर 25 में उसमें 9.2% की वृद्धि हुई है। ठीक है। अब देखिए राजस्व प्राप्ति जो है इसको रेवेन्यू रिसीट कहा जाता है। रेवेन्यू रिसीट में दो तरह की चीज़ें प्राप्त होती हैं। एक नॉन टैक्स इनकम्स जो होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, उसके अलावा जो टैक्स होता है वो इसमें शामिल होता है। ठीक है। नॉन क्या क्या शामिल होता है, नॉन टैक्स पार्ट जो है वो शामिल होता है और प्लस टैक्सेबल पार्ट जो है वो शामिल होता है। ये दोनों मिला करके रेवेन्यू रिसीट बनता है। अब टैक्स भी जब आप देखेंगे तो दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इन डायरेक्ट टैक्स। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे यहाँ इकोनॉमी सर्वे बता रहा है कि आईटीआर जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया गया है 9.2 करोड़ लोगों के द्वारा, यानी 9 करोड़ 20 लाख लोगों ने इस बार आईटीआर फाइल किया है। और इसके अलावा आप देखिएगा जीएसटी से जो है उससे 17.4 लाख करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ है। जीएसटी से कितना हुआ है, 17.4 लाख करोड़। ये डेटा याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। एक तो 9,20,000 लोगों ने आईटीआर फाइल किया है और दूसरा 17.4 लाख करोड़ रुपये जो है हम लोगों ने जीएसटी से कलेक्ट किया है। ठीक है। इसके अलावा एक और टर्म यहाँ देखेंगे, प्रभावित पूंजी व्यय। इसमें 4% की वृद्धि हुई है। ठीक है ना। कितना वृद्धि हुआ, 4% का वृद्धि हुआ है प्रभावी पूंजीगत व्यय में। आगे देखते हैं। राजकोषीय घाटे की यदि बात किया जाए, इसे फिस्कल डिफिसिट कहा जाता है। राजकोषीय घाटा जो है फाइनेंशियल ईयर 25 में 4.8 रहा है। कितना रहा है, 4.8 रहा है फिस्कल डिफिसिट। आगे देखिए, मौद्रिक प्रबंधन की बात किया जाए तो एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए जो है वो सकल एनपीए में कमी आई है और वो घटकर 2.2% रह गया है। ठीक है। वहीं नेट एनपीए जो है वो 0.5% रह गया है। लेकिन एक गौर करने वाली बात है कि जो भी हमारे यहाँ शेड्यूल्ड बैंक है उनके एनपीए में वृद्धि हुई है, और जो अनुसूचित बैंकों का एनपीए जो है आप देखेंगे कि ये इतना प्रतिशत से इसमें वृद्धि हुई है। यहाँ थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, 14.5% से इसमें वृद्धि हुई है। क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। इसके अलावा देखेंगे डेब्ट टू जीडीपी रेशियो की बात किया जाए तो हमारा डेब्ट और जीडीपी के रेशियो को आप देखिएगा तो 7.1% है। ठीक है। डेब्ट जो है हमारा ऋण और जीडीपी का जो रेशियो है 7.1% के आसपास है। इसके अलावा आप देखेंगे कि वित्तीय समावेशन की बात की जाए, वित्तीय समावेशन का मतलब हुआ है कि इंस्टीट्यूशनल जो हमारा फाइनेंशियल सेटअप है उसमें लोगों की पहुंच। ठीक है। तो वित्तीय समावेशन की आप बात करिएगा तो पीएम जनधन योजना आप जानते हैं, जनधन योजना के 55 करोड़ खाते खोले गए हैं। कितने खोले गए हैं, 55.02 करोड़ खाते खोले गए हैं। ठीक है। इसमें से 36.63 करोड़ जो खाते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। यानी ये दिखा रहा है कि वित्तीय समावेशन जो है, फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ा है। इसके अलावा यूनिक इन्वेस्टर्स की संख्या में वृद्धि हुई है और ये बढ़ करके कितना हो गया है, 12 करोड़। यूनिक इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ करके कितनी हो गई है, 12 करोड़ हो गई है। और इनमें महिलाएं जो है वो 25% है। यूनिक इन्वेस्टर्स में महिलाओं की संख्या 25% है। इसके अलावे आइए आगे आप देखेंगे तो पीएम मुद्रा योजना। ठीक है। पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत 36.18 लाख करोड़, यहाँ एल रहेगा, छूट गया है, 36.18 लाख करोड़ जो है लोन का वितरण किया गया है पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत।
ठीक है। इसके अलावे अटल पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग 641 लाख लोगों का पंजीकरण हुआ है। कितना? 641 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है। वहीं एनपीएस अकाउंट, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, एनपीएस क्या है? न्यू पेंशन स्कीम के तहत 198 लाख, ठीक है, 198 लाख खाते खोले गए हैं। क्लियर है। इसके अलावे देखते हैं एक्सटर्नल जो वैश्विक स्तर पे हमारा जो प्रदर्शन रहा है, बाह्य क्षेत्र का जो हमारा प्रदर्शन रहा है, उसकी यदि बात किया जाए तो आप देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देने की बात है, जो भी डेटा हम बोल रहे हैं उसको नोट करिएगा, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सटर्नल क्षेत्र का जो हम प्रदर्शन देखेंगे तो हमारा कुल निर्यात जो है वो 825.3 बिलियन यूएस डॉलर इस बार हुआ है, ठीक है। नोट कर लीजिए, कुल हमारा निर्यात जो है, टोटल एक्सपोर्ट 825.3 बिलियन डॉलर है, ठीक है। इसके अलावे इसमें आप देखेंगे तो गुड्स का जो निर्यात है उसमें वृद्धि हुई है, और 2005 से तुलना करने पे देख रहे हैं कि ये 2024 में 1.8% रहा है, जबकि 2005 में 1% था, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के निर्यात का 1% था 2005 में, और 2024 में 1.8% है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर की बात किया जाए तो 2005 में ये पूरे वर्ल्ड के सर्विस एक्सपोर्ट का 2% हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इस बार 4.3% इसका हिस्सा है। क्लियर है। इसके अलावे हम देखेंगे कि हमारे यहाँ जो सर्विस सेक्टर है उससे जो निर्यात हुआ है उसके वैल्यू को, मॉनेटरी वैल्यू देखिएगा तो 385.6 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो सर्विस सेक्टर का ये निर्यात रहा है। इसके अलावा रिमिटेंस की बात की जाए, रिमिटेंस यानी वैसी राशि जिसका प्रेषण भारतीयों द्वारा भारत में किया जाता है, मतलब विदेश में रहने वाले जो भारतीय अपना पैसा भेजते हैं तो उसकी रिमिटेंस की बात की जाए, विदेशी प्रेषण की बात किया जाए तो ये 135.4 बिलियन यूएस डॉलर रहा है। कितना है? 135.4 बिलियन यूएस डॉलर। ये राशि जो है पूरे वर्ल्ड की बात किया जाए तो रिमिटेंस के मामले में भारत वर्ल्ड में 1 नंबर पे है, फर्स्ट रैंक है हमारा रिमिटेंस के मामले में पूरे वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावे देखिए विदेशी मुद्रा भंडार की बात की जाए, ठीक है। इसके अलावे कुछ कुछ और चीज़ें हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार की बात किया जाए तो हमारे पास 701 यानी 701.4 बिलियन डॉलर जो है हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार उपलब्ध है, जो हमारे टोटल विदेशी आयात का, जो वस्तुएं हम आयात करते हैं 11 महीने का खर्च वो चला सकता है। यानी 11 महीने लगातार हम वस्तुओं का आयात करते हैं तो उतना के लिए हमारे पास ये उपलब्ध है। इसके अलावा हमारा जो बाहरी ऋण है उसका 94% कर्ज हम विदेशी कर्ज जो है वो चुका सकते हैं। इतना हमने विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित कर रखा है। इसके अलावा बात किया जाए तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो, आप इसके अलावा देखिएगा तो हमारे यहाँ जो ध्यान से देखने की चीज़ है कि अभी हमने जो बात किया था रिमिटेंस का कि पूरे वर्ल्ड में हम 1 नंबर पे हैं रिमिटेंस में, ठीक है। तो ये रिमिटेंस जो आप देख रहे हैं 135.4 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर है, तो ये हमारे जीडीपी का 3.5% है। कितना है? हमारे जीडीपी का 3.5% है। इसके अलावे और हम चीज़ें देखते हैं, आगे हम बाकी चीज़ों को यदि देखेंगे तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट देखते हैं व्यापार विविधता। देखिए व्यापार विविधता की बात की गई है तो हमारे यहाँ व्यापार विविधता की जब आप बात करिएगा तो ध्यान दीजिए, व्यापार विविधता की हम बात करें तो अंकटाड जो है, ठीक है, अंकटाड नोट कर लीजिए, अंकटाड जो है वो
इसको लेकर के एक रैंकिंग जारी करता है, तो व्यापार विविधता में भारत को 3rd रैंक प्राप्त है। कितना रैंक प्राप्त है? 3rd रैंक प्राप्त है। ठीक है। और इसके अलावे नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ लिखा भी है कि भारत को 3रा स्थान प्राप्त है। अब आते हैं मुद्रा स्फीति इन्फ्लेशन पे। तो देखिए, हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसको आप जब ध्यान से देखेंगे तो ये 1.4% रहा है और इन्फ्लेशन में कमी आई है। ठीक है। कोर इन्फ्लेशन जो हमारा है वो 4.62% रहा है। इसके अलावे आप देखिएगा तो 6.2 रहा है कोर इन्फ्लेशन। और ऐसा क्यों हुआ है, महंगाई में क्यों कमी आई है, तो उसके बारे में कहा गया है सर्वेक्षण में, जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण है इसमें, कि हमने जीएसटी स्लैब को कम किया है, जीएसटी को कम किया है। इसके साथ साथ जो हमने इंपोर्ट ड्यूटी जो होता है उसको कम किया है। यानी ये दोनों चीज़ें कम की गई है, जिसका सीधा असर जो है महंगाई पे पड़ा है और वो कम हुआ है। तो कोर इन्फ्लेशन आप नोट कर लीजिए, हमारा कोर इन्फ्लेशन जो है वो 4.62% रहा है। अब आ जाते हैं एग्रीकल्चर संबंधित फैक्ट्स पे। तो एग्रीकल्चर को लेकर के सर्वे में जो चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं वो डेटा आप देखेंगे तो बहुत क्लियर है कि फाइनेंशियल ईयर आप 25 के ग्रोथ की बात करिएगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर 3.1% के ग्रोथ के साथ डेवलप किया है। ठीक है। और उसमें फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात की जाए तो 357.7 मिलियन मैट्रिक टन हमारे यहाँ फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ है। उसी प्रकार हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट की बात किया जाए तो 362 मैट्रिक टन जो है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट यानी बागानी प्रोडक्ट का उत्पादन हुआ है। इसके अलावा मिलेट्स की यदि आप बात करिएगा, ठीक है, तो आप देखिए तिलहन जो है, तिलहन को 2030 तक तिलहन, ध्यान दीजिएगा, तिलहन उत्पादन, मिलेट लिखा जो है, तिलहन उत्पादन जो है उसको 2030 तक 70 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ साथ कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे पीएम किसान निधि जो है इसमें 4.09 लाख करोड़ रुपए का वितरण किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है उसके अंतर्गत 4 लाख करोड़ रुपये का वितरण किया गया है। और ध्यान दीजिएगा पीएम किसान निधि में 6,000 वार्षिक तौर पे किसानों को सरकार उपलब्ध कराती है राशि। वहीं बिहार सरकार ने 3,000 अपने स्तर से देने का ऐलान किया है। यानी बिहार के किसानों को बात किया जाए तो अब टोटल 9,000 की राशि प्राप्त होगी। ये राशि जो है 3 किस्तों में प्राप्त होती है। इसके अलावा ई नाम स्कीम जो है, ई नाम जो है इसके अंतर्गत लगभग 1.79 करोड़ किसान जो है इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है। साथ ही साथ पीएम किसान संपदा योजना के अंतर्गत सरकार जो है 1185 प्रोजेक्ट को चलाने पे काम कर रही है। ठीक है। साथ ही साथ पीएम फसल बीमा योजना की बात की जाए तो 24.92 लाख करोड़ यानी लगभग 25 लाख, ठीक है, लगभग 25 लाख किसान जो है पीएम फसल बीमा योजना से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब आते हैं हम कुछ और फैक्ट्स इसमें छूट रहे हैं। ठीक है। किसान संपदा योजना की चर्चा हमने कर ली है, इसमें 1185 प्रोजेक्ट्स को शामिल किया गया है। वहीं फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा योजना के अंतर्गत मैं डेटा थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया है, ये जो डेटा है 24.92 लाख ये पीएम मानधन योजना के अंतर्गत है। कहाँ है? पीएम मानधन योजना, ठीक है, पीएम मानधन योजना से जुड़ा हुआ है। फसल बीमा योजना की बात की जाए तो फसल बीमा योजना के अंतर्गत 4.91 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं। 4.19 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं फसल बीमा योजना से। ठीक है। अब आते हैं सर्विस सेक्टर को देखेंगे तो सर्विस सेक्टर जो है इसका जीडीपी में 53.6% का योगदान है।
ठीक है। सर्विस सेक्टर जो है 53.6% का योगदान है और जीवीए में इसका जो योगदान है 56.4% का है। अब आते हैं सर्विस सेक्टर की बात किया जाए तो ये जो सेक्टर है इसमें आईटी और डिजिटल सर्विस जो है ये सेवा निर्यात में भारत जो है वर्ल्ड में 7वें स्थान पे है। कितने नंबर पे है? ठीक है ना। सर्विस सेक्टर के निर्यात में भारत जो है वो 7वें स्थान पे है। ठीक है। और उसमें भी विशेष तौर पे आईटी और डिजिटल सर्विस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देखिएगा जो हमारे यहाँ एफडीआई आता है यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, इसको हिंदी में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहा जाता है। ठीक है। तो इसको आप देखिएगा तो जो एफडीआई 2023-24 में आया है उसका 80% हिस्सा जो है वो सर्विस सेक्टर के लिए आया है। यानी उस इन्वेस्टमेंट का 80% पार्ट सर्विस सेक्टर में गया है। इसके अलावा सरकार जो है कई लेवल पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है। ठीक है। उसी के कड़ी में भारत सरकार ने कुछ अहम एग्रीमेंट इधर किए हैं जिसका नाम आपको याद रहना ज़रूरी है। जैसे सेटा यूके के साथ भारत ने किया है, यानी यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत ने सेटा नामक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। उसी तरह से सेपा जो है ओमान और इंडिया के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है। इसी प्रकार ईसीटीए जो है ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आगे हम देखेंगे अब व्यापार घाटे की बात किया जाए। ठीक है। तो व्यापार घाटा जो है जीडीपी का 0.8% है। ये डेटा याद कर लीजिएगा। व्यापार घाटा जो है जीडीपी का 0.8% है। और व्यापार घाटा क्या होता है तो इसको हम लोग देखेंगे जब डिटेल में कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए ये निर्यात और आयात का अंतर होता है। ठीक है। यानी निर्यात जब हमारा कम रहता है और आयात ज़्यादा रहता है तो वो व्यापार घाटा कहलाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उद्योग और विनिर्माण सेक्टर की बात की जाए तो उद्योग जो है, ठीक है, उद्योग का जो सकल बाजार मूल्य जो है 7% की वृद्धि हुई है। ठीक है। इसके अलावा पीएलआई योजना 2021 के अंतर्गत आप देखिएगा तो 14 क्षेत्रों में 2 लाख करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है। ठीक है। 14 क्षेत्रों में 2 लाख करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है पीएलआई योजना के अंतर्गत। ठीक है। अब एक प्रश्न यहाँ ये है कि पीएलआई योजना क्या है। ठीक है। तो इस कंसेप्ट पे आप लोग विचार करेंगे, आगे फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। ये जो निवेश आप देख रहे हैं 2 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। कुल उत्पादन की बात किया जाए इन 14 क्षेत्रों से तो 18.7 लाख करोड़ का उत्पादन हुआ है। अब 12.6 लाख रोजगार का सृजन हुआ है। ठीक है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सेमीकंडक्टर को लेकर के सेमीकंडक्टर मिशन प्रारंभ की है। ठीक है। इसके अंतर्गत 10 परियोजनाएं चलाई जा रही है और 1.16 लाख करोड़ के निवेश की बात है। इससे क्या होगा कि सेमीकंडक्टर के जो हमारा घरेलू प्रोडक्शन है इसमें वृद्धि होगी। ठीक है। आइए इसके अलावे बात करते हैं। अब अवसंरचना की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो अवसंरचना जो है उसमें 4 टाइम्स की वृद्धि हुई है, 4 गुने की वृद्धि हुई है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट में 4 टाइम्स की वृद्धि हुई है और कुल निवेश जो है 11.21 लाख करोड़ रुपए की होनी है। ठीक है। ये 11.21 लाख करोड़ रुपए का केवल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के निवेश हो रहा है। और देखिए आगे आप देखेंगे हाई स्पीड कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है और ये कॉरिडोर जो है हाईवे कॉरिडोर है। क्या है? ध्यान दीजिएगा, हाईवे कॉरिडोर है। ठीक है। और इसमें 53 से 64 किलोमीटर सड़क बनाने की बात है और ये जो है हाई स्पीड कॉरिडोर है वो जो अब 10 गुना बढ़ जाएगा, यानी इतना बनने से वो 10 गुना हो जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ रेलवे नेटवर्क की भी बात की जा रही है और रेलवे नेटवर्क में
99.1% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, ठीक है। और मेट्रो रेल की यदि बात किया जाए तो मेट्रो रेल के मामले में हम तीसरे स्थान पे है। कितने नंबर पे है? तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे चाइना है फर्स्ट, ठीक है, और यूएसए जो है वो सेकंड है और हम थर्ड है, ठीक है। नागरिक उड्डयन की बात की जाए तो विश्व में तीसरा स्थान है हमारा, और कुल एयरपोर्ट्स जो है 164 एयरपोर्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा बजट आपने देखा होगा इस बार का नए बजट में नेशनल वाटरवे की बात की गई है। जैसे नेशनल हाईवे की हम बात करते हैं उसी तरह से नेशनल वाटरवे पे जोड़ दिया गया है, ठीक है। और आगे देखते हैं। बिजली क्षेत्र का आप देखिएगा तो निजीकरण के प्रभाव के बाद डिस्कॉम कंपनियां हमेशा घाटे में रहती थी, लेकिन इधर देखिएगा इस बार घाटे में न रह करके उनका जो है क्या हुआ है, वो लाभ में रही है और उसमें वृद्धि हुई है, ठीक है ना। कितना वृद्धि हुआ है तो उसका डेटा आपके सामने है। 2701 करोड़ रुपया पॉजिटिव रहा है, ठीक है। अब आते हैं सामाजिक क्षेत्र की बात किया जाए तो एजुकेशन जो है, ठीक है ना, एजुकेशन में आप देखेंगे तो प्राथमिक से उच्च प्राथमिक शिक्षा जो है उसमें नामांकन दर जो है 90% से ज़्यादा हो गया है, ठीक है, 90% से ज़्यादा हो गया है। और हमारे यहाँ हायर एजुकेशन की बात किया जाए तो इस समय कुल आईआईटी जो है 23 है। आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 23 है। इसमें से 2 आईआईटीज एक दो आईआईटी इसमें से 23 में से 2 आईआईटी जो है वो विदेशों में है। एक यूएई में है, यूएई, ठीक है, और दूसरा जो है जंजीबार में है, ठीक है। और ये जो आईआईटीज़ हैं, जैसे यूएई वाला जो आईआईटी है वो आईआईटी दिल्ली के सहयोग से चलता है, और जंजीबार वाला आईआईटी मुंबई के सहयोग से चलता है। क्लियर है। उसी प्रकार एम्स की संख्या 23, आईआईएम की संख्या 21 है। अब आते हैं रोजगार की बात किया जाए तो रोजगार में श्रम बल की बात करिएगा तो 15 वर्ष से अधिक आयु के 56.2 करोड़ लोग रोजगार में हैं। कितना है? 56.2 करोड़ लोग रोजगार में हैं। कौन? 15 वर्ष से अधिक आयु वाले, ठीक है। इसके अलावा ई श्रम पोर्टल जो है उस पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण होता है, ये आप पता है। तो ये जो इस बार आप देखिएगा तो 31 करोड़ लोगों का पंजीकरण हुआ है इस श्रम पोर्टल पे, और उसमें महिलाओं की भागीदारी 54% है, यानी पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं जो है इस श्रम पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं गरीबी उन्मूलन की बात की जाए तो गरीबी उन्मूलन की आप बात करिएगा तो 2005-06 में जो 53% था वो अभी 11.28% हो गया है। आइए इसके अलावा देखिए हमारे यहाँ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को लेकर के नीति आयोग जो है वो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है। नेक्स्ट देखेंगे 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक देखिए प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय की बात किया जाए, ठीक है, तो वो 2,20,000 रुपये है, ठीक है। कितना है? 2,20,000 रुपये है। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सामाजिक सेवाओं के लिए जो होता है वो आप देखेंगे 7.9% ऑफ जीडीपी, यानी हम सामाजिक सेवाओं में लोगों को सीधे लाभ दे रहे हैं, डीबीटी दे रहे हैं सोशल सर्विस के रूप में। सोशल सर्विस सामाजिक सेवा के लिए हम कितना दे रहे हैं? 7.9%, यानी लगभग 8% अपने जीडीपी का जो है वो हम केवल सोशल सर्विस में डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में देते हैं। इसके अलावा हमारे अर्थव्यवस्था के सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं जिसका जिक्र आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में किया गया है। देखिए इसमें जो आप देखेंगे सबसे बड़ी चुनौती हेल्थ को लेकर है, मोटापा की बात किया गया है, ठीक है, संक्रामक बीमारियों को लेकर के भी बात किया गया है, ठीक है। और ऐसा बताया गया है कि आर्थिक उन्नति जो है वो जीवन शैली से जोड़ के बताया गया है, ठीक है ना। जीवन शैली ठीक रहेगा तो आर्थिक उन्नति होनी है। और इसमें बताया है कि मोटापा
अधिक वजन, अवसाद, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बीपी जैसी बीमारियां हैं, इनकी संख्या जो है काफ़ी बढ़ने वाली है। अब मोटापा को लेकर के कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि 24% महिलाएं जो हैं मोटापे के शिकार है, उसी प्रकार 23% पुरुष मोटापे के शिकार हैं, और 3.4, यहाँ मिस्टेक हो गया है, 3.4% जो है अंडर 5 यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं 3.4% वो भी मोटापे के शिकार हैं। इसके अलावा अल्ट्रा पैकेज्ड फूड जो है उसके वो जो फूड है उसके उपभोग में कमी लाने को लेकर के भी ये बात की गई है इस सर्वेक्षण में। और ऐसा है कि टारगेट दिया गया है कि तेल खपत जो है उसको 10% कम किया जाए। ठीक है, जो ऑयल हम लोग कंज्यूम करते हैं उसमें 10% उस उपभोग को कम करने की बात कही गई है। इसके अलावा देखिए, डिजिटल एडिक्शन के रूप में एक महत्वपूर्ण चुनौती मानी गई है। उसमें स्क्रीन टाइमिंग, जैसे लोग बहुत ज़्यादा समय तक मोबाइल देखते रहते हैं, ठीक है ना, रील्स वगैरह देखते रहते हैं लगातार, ये एक आदत हो गया है। इससे मानसिक स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा अवसाद लोगों में बढ़ रहा है, ठीक है ना, स्क्रीन टाइमिंग काफ़ी बढ़ गई है, यानी यही डिजिटल एडिक्शन है। ठीक है, तो इस सर्वे में कुल मिलाकर के सभी सेक्टर्स पे बात किया गया है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस डेटा को रखा है, इसको एक बार आप अच्छे से पॉइंट आउट करिए, नोट करिए। आर्थिक सर्वेक्षण से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में भी पूछा जाएगा, और जब आप मेंस का आंसर राइटिंग करिएगा तो वहाँ भी एक काम आएगा। तो डेटा आज तो इसमें बहुत है, लेकिन उसको समराइज करने का कोशिश करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए एग्जामगंज के साथ, और हमेशा इसी तरह से हम लोग नए वीडियोज़ लेके आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ मैं आपको याद दिला दूं कि आप लोग संडे का जो हमारा टेस्ट होता है उसको ज़रूर अटेम्प्ट करें और उसके डिस्कशन को देखें। इससे बहुत सारा आयाम जो है एग्ज़ाम का वो क्लियर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।